सहारा प्रणाम, आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ये दोनों ही बीमारियां कोरोना से ज्यादा जानलेवा मानी जा रही हैं। दरअसल ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस आंख और ब्रेन को ज्यादा प्रभावित करता है, जबकि व्हाइट फंगस आसानी से लंग्स, किडनी, आंत और नाखूनों को प्रभावित कर रहा है। ब्लैक फंगस से डेथ रेट की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा रिपोर्ट होती है, जिसमें डेथ रेट तकरीबन 50% के आसपास है, यानी हर 2 में से 1 व्यक्ति की जान को खतरा है। हालांकि व्हाइट फंगस में अभी डेथ रेट का कोई बड़ा आंकड़ा देखा नहीं गया, लेकिन एक बार व्हाइट फंगस यानी कैंडिडा खून में शामिल हुआ तो ब्रेन, हार्ट, किडनी और हड्डियों में आसानी से फैल सकता है। भारत में इस वक्त ब्लैक फंगस के हजारों केस सामने आ चुके हैं और यूपी समेत करीब 1 दर्जन राज्यों ने इसे कोरोना की तरह महामारी भी घोषित कर दिया है। लेकिन अब यूपी के गाजियाबाद में मिले येलो फंगस के मामले ने नई सनसनी फैला दी है, क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक इंसानी शरीर में यह फंगस पहली बार सामने आया है। येलो फंगस यानी म्यूकोरसेप्टिकल्स काफी खतरनाक है, क्योंकि इस फंगस के मरीज के घाव भरने में काफी वक्त लग जाता है। ब्लैक फंगस के नाम से दहशत फैला रहा म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है और ये बीमारी उन लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है जिनका इम्यून सिस्टम किसी न किसी वजह से कमजोर हुआ है। कोरोना की खतरनाक दूसरी लहर से जूझती सरकार ने ब्लैक फंगस पर अपनी चिंता जताई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की माने तो ब्लैक फंगस अब तक देश के 18 राज्यों में फैल चुका है और पिछले 2 दिनों में 5000 से ज्यादा मामले भी सामने आए हैं। ब्लैक फंगस के इन 5424 केसेस में करीब 4500 मामलों में कहीं ना कहीं कोविड संक्रमण का असर था, जबकि 55% मरीजों को डायबिटीज था। ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले गुजरात से रिपोर्ट किए गए हैं, जहां 2000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। लेकिन कोरोना की महामारी के बीच ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस की तिकड़ी अब क्या दहशत और खौफ बढ़ाएगी, ये बड़ा सवाल है और चिकित्सा सेवाओं की परेशानी यकीनन इसके चलते और बढ़ने वाली है। इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वैसे नहीं फैलता है जैसे कोविड फैलता है। तो अगर एक व्यक्ति जिसको म्यूकोरमाइकोसिस है वो और किसी व्यक्ति के साथ बैठा है तो ऐसा नहीं है कि उसको फंगल इन्फेक्शन उससे फैल जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये समझना ज़रूरी है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है 90 to 95% जो पेशेंट्स हैं जिनमें पाया गया है उनमें या तो डायबिटीज़ है या साथ में स्टीरॉयड यूज़ किया गया है। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं थी या जिन लोगों को स्टीरॉयड्स नहीं दिए गया उसमें ये बहुत रेयरली देखा गया है। इट इज़ नॉट अनकॉमन। कई दफ़ा लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ये है, लेकिन इसका लिंक है, लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो घर पे इलाज कर रहे थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, घर पे उन्होंने स्टीरॉयड्स ले लिए और शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हुई, उनमें भी म्यूकोरमाइकोसिस देखा गया है, जो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुए। तो एडमिशन एंड ऑक्सीजन इज़ नॉट वन फैक्टर विच इज़ डेफिनेटली लिंक्ड विद दिस। आइए जरा सुनते हैं कि येलो फंगस और ब्लैक फंगस पर डॉक्टर्स क्या जानकारी दे रहे हैं और ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीज अपना दर्द कैसे बयां कर रहा है। वो 45 साल का है। उसको साइनस बिल्कुल सीटी स्कैन में नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन जब मैंने एंडोस्कोपी टेस्ट किया तो उसमें मुझे मालूम पड़ा कि उसको 3 तरह का फंगस है। उसको वाइट भी है, उसको ब्लैक भी है, उसको येलो फंगस भी है। जो येलो फंगस है वो उसको बोलते हैं म्यूकोरसेप्टिकस। ये रेप्टाइल्स में मिलता है, जैसे छिपकली वगैरह इन सब में मिलता है। ये फर्स्ट टाइम मैंने ह्यूमन में देखा है अपने पूरे कैरियर में, और इसका कोई भी किसी जर्नल में कहीं कोई रेफरेंस नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है कि इसको एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन ठीक कर सकता है, लेकिन ठीक होने के बाद इसका घाव भरने में समय लगता है एज कम्पेयर टू वाइट एंड ब्लैक फंगस। मुझे तो नाक में तकलीफ थी, फिर यहाँ पे सुधरा तो यहाँ पे दर्द चालू हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पे सीजर किए, ज़्यादा नहीं इतना बड़ा किए इस उंगली के बराबर, मैं तो देखा नहीं।
इंजेक्शन देखो, सिर्फ इंजेक्शंस टोटली ठीक करेगा बीमारी को, ये बात गलत है। सर्जरी का जो रोल है डिब्राइडमेंट का वो 70% है, 30% अपन इंजेक्शन पे रिलाई करते हैं। इसके अलावा टैबलेट भी आती है एंटी फंगल, वो भी सब मरीजों को चल रही है, वो महीने भर तक चलते रहेगा। क्या आपने डॉक्टर्स की बात भी सुनी कि सर्जरी भी एक अहम रोल होता है ऐसे मरीजों पर जिन्हें इस फंगस ने अटैक किया होता है। लेकिन गाजियाबाद में क्योंकि एक स्पेसिफिक केस में येलो फंगस भी देखा गया है जो ब्लैक फंगस और वाइट फंगस से कहीं बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपके घावों को भरने नहीं देता है। अब ये एक और नई चुनौती, कहीं ऐसा ना हो कि जितने भी डॉक्टर्स हैं या फिर हमारे जानकार हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए उभर करके सामने आए, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट फंगस के कोविड के मरीजों में अब तक कई केसेस जो हैं वो देश में रिपोर्ट किए जा चुके हैं। ब्लैक फंगस का आंकड़ा तो 5000 के पार हो चुका है, जबकि व्हाइट फंगस के भी अब कई केसेस जो हैं देश के अलग अलग हिस्सों में रिपोर्ट हो रहे हैं। कोरोना की महामारी ने क्या कम हाहाकार मचा रखा था, जो इंसानों की जिंदगी का रंग उड़ाने के लिए अलग अलग रंग के फंगस अपनी दहशत फैलाने लगे हैं। आखिर हवा में फैले फंगस किस तरह हमारे शरीर के हर हिस्से को हमला कर रहे हैं, इसका शायद हमें पूरा अंदाजा भी नहीं है। और जानकार कह रहे हैं कि सफाई और बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता ही आपको इससे बचा सकती है। फंगस की दहशत पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कौशल कार्डियक केयर सेंटर के निदेशक डॉक्टर मयूर जैन। स्वागत है सर आपका। और दिल्ली मेडिकल काउंसिल के उपाध्यक्ष डॉक्टर नरेश चावला जी। सर स्वागत है आप लोगों का। सबसे पहले नरेश जी मैं आपका ही रुख कर लेती हूँ। दिल्ली मेडिकल काउंसिल से आप जुड़े हुए हैं। राजधानी दिल्ली में तैयारियां जो हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो काफी बता रहे हैं ब्लैक फंगस को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से अचानक से बीते 1 से 1.5 हफ्ते में ब्लैक फंगस के केसेस बहुत तेजी से रिपोर्ट किए जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अब तक कंफ्यूजन में हैं, और अगर इनमें भी यही फंगस का केस है तो स्थिति चिंताजनक हो सकती है। एक आम व्यक्ति जिसे शायद ये इल्म भी नहीं है कि इस फंगस से अगर वो संक्रमित है तो खुद में फर्क कैसे करे, कैसे जान सकता है, सर पहले ये समझना चाहूंगी। और हम लोग कितने तैयार हैं इस नई चुनौती से निपटने के लिए? प्रीति पांडे, मैं आपको बता दूं कि पर से लोग, आम आदमी ये समझता है कि अभी कोरोना की या कोविड-19 का कहर खत्म भी नहीं हुआ। पहले ब्लैक, फिर व्हाइट, येलो, एक दहशत सी फैल गई है जी। आप मीडिया चैनल्स, यू आर डूइंग ए गुड रोल टू एजुकेट पीपल, बट एट द सेम टाइम एक दहशत बढ़ती चली जाती है। तो अगले कुछ शब्दों में मैं बताऊंगा कि क्या करें। पहली बात तो आम, जैसे कोरोना के आजकल केस हुए हैं करोड़ों में, लेकिन हजारों में भी नहीं है, 5-7 हजार 9,000 के आसपास कहे जा रहे थे जी। तो आम आदमी बिल्कुल डरे नहीं। पहली बात, ये फंगस चाहे ब्लैक हो, चाहे व्हाइट हो, चाहे येलो हो, ये उन्हीं लोगों को होता है नंबर 1 जिनमें ज्यादा चांसेस अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हैं, चाहे उनको कोविड-19 हुआ हो या ना हुआ हो। दूसरा, ये उन लोगों को हुआ है जिनको स्टेरॉइड्स, चाहे उन्होंने खुद लिए हैं, चाहे वो आईसीयू में एडमिट हुए हैं, उनको ऑक्सीजन दी गई है, उनको बाइकअप किया गया है, उनको वेंटिलेटर दिया गया है। तीसरा, ये उन्हीं लोगों में होगा जिनकी या तो अनकंट्रोल डायबिटीज है या उनको कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज डिसीज है। कौन सी? फॉर एग्जाम्पल, किसी का लिवर ट्रांसप्लांट, कोई किडनी ट्रांसप्लांट, कोई कैंसर, कोई HIV, कोई सिस्टमिक लुपस एरिथेमेटोसस, जो बीमारियां हैं जिसमें पेशेंट को स्टेरॉइड्स कुछ हद तक चलता रहता है और उनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है। तो आम जन, सड़क पे चलता हुआ आदमी जिसको कुछ भी नहीं है, वो ऐसा ना करें। दूसरा, आपने पूछा हमें, बिकॉज ये म्यूकोरमाइकोसिस ऑफ ऑल दिस, जिससे सबसे ज्यादा केसेस हुए हैं ब्लैक फंगस, उससे बचने का सबसे आसान उपाय है कि आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। सबसे पहला तो यह है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आप अपना डायबिटीज कंट्रोल में जी। दूसरा, अगर आप एडमिट हुए हैं तो जब डॉक्टर जब हॉस्पिटल से रिलीज होगा तो डॉक्टर पेशेंट को कह के भेजेगा कि आप घर पहुंच के अपने शुगर का ख्याल बहुत रखिएगा, कुछ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कीजिएगा, अपना डायबिटिक खाना खाइएगा, क्योंकि स्टेरॉइड जिन लोगों को चलते हैं हाई डोजेस, उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है। उनको भूख इतनी ज्यादा लगती है, उनका शुगर 400, 500, 600 तक चला जाता है। तो चाहे इंसुलिन से, चाहे एंटी ओरल एंटीबायोटिक डायबिटिक ड्रग्स से अपना शुगर का अच्छा कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। एक बात प्रीति में और बताना पसंद होगा, मास्क का, लोग समझते हैं कोविड-19 से बच के घर में आ गए या ठीक हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। मास्क का इस्तेमाल बचना बहुत जरूरी है। जो उसका कीटाणु होता है, जो ब्लैक फंगस का या येलो का या व्हाइट का, ये हवा में होता है, ये स्पोर होता है, ये हवा में होता है, मिट्टी में होता है, धूल में होता है,
पत्तों पे होता है, तो मास्क का इस्तेमाल मरीज भी करेगा और उस पर अटेंडेंट भी करेंगे। अगर थोड़ी सी हम हाइजीन करें तो बिलीव मी प्रीति, द प्रिवेंशन ऑफ ऑल द 3 फंगसेस इज फार मोर इजी एंड सिंपल देन द ट्रीटमेंट, क्योंकि तीनों बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सर कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और क्योंकि ये वायरस हवा में है, एनवायरनमेंट में है, हमारे आसपास कहीं भी हो सकता है, तो जो हाइजीन और इस तरह की एहतियात हैं शायद ये हमें इस बीमारी से ज़्यादा बेहतर तरीके से बचा सकते हैं। डॉक्टर मयूर जैन जी हमारे से जुड़े हुए हैं। सर, आप मुंबई से ही आते हैं और महाराष्ट्र में इस वक्त ब्लैक फंगस के केसेस बड़ी तादाद में रिपोर्ट किए जा रहे हैं, कुछ मौतें भी हुई हैं जो बेहद दुखद हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से नरेश चावला जी ने भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोविड हुआ है तभी ये संक्रमण आपको होगा, आप डायबिटिक भी हैं और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ आपको है तो भी ये आपको हो सकता है, लेकिन ये आपस में स्प्रेड नहीं होता है, कम्युनिकेबल नहीं है। इस चीज़ को आम जनता कैसे समझेगी, क्योंकि कन्फ्यूजन है अब तक। ज़्यादातर लोग जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं इन दिनों वो कोविड से जो ठीक हुए मरीज हैं वही हैं, तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वाले मरीजों को भी, जिन्हें शायद कोविड नहीं भी हुआ है, क्या उन्हें भी इतना ही खतरा हो सकता है इस वायरस से? और अगर है तो अचानक से ये बीमारी इतनी तेजी से देखने सुनने में कैसे आने लगी, ये समझना चाहूंगी सर आपसे। जी, ऐसा है कि ये जो म्यूकरमाइकोसिस बीमारी है जी, जो ब्लैक वायरस है, ये ब्लैक फंगस है, ये पुरानी बीमारी है, ये अभी भी नई बीमारी नहीं है, बस केसेस थोड़े ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि लोगों में इम्यून डेफिशिएंसी ज्यादा है जी, बिकॉज जिनको लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि लोग बिना डॉक्टर की सलाह के घर पे स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। जैसे किसी को कोविड पता चलता है जी, तो अपने दोस्तों की सलाह से, रिश्तेदारों की सलाह से लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। तो ये म्यूकरमाइकोसिस इसलिए इतना बढ़ रहा है क्योंकि स्टेरॉइड का अनयूजुअल यूज हो रहा है। एंड ये बीमारी बहुत पहले से डायबिटीज लोगों में होते आ रही है, सालों से होते आ रही है, और इसका ट्रीटमेंट भी एम्फोटेरेशन भी जो है काफी सालों से मार्केट में है एंड इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जो कोविड पेशेंट जिनको डायबिटीज है उन्हीं को ये चीज ज्यादा हो रही है जिनका शुगर कंट्रोल में नहीं है। तो ये चीज अभी इतने ज्यादा देखी गई क्योंकि डायबिटिक पेशेंट एज सच ज्यादा रिस्क पे थे कोविड होने के, क्योंकि उनका इम्यूनिटी लो रहता है। जिनका स्पेशली शुगर कंट्रोल नहीं है, तो जो डायबिटिक पेशेंट है जिनका शुगर कंट्रोल नहीं है उन्होंने कोविड ज्यादा कॉमनली दिख रहा है, और इसी के कारण ये देखा जा रहा है कि कोविड के पेशेंट जिनको डायबिटीज है उन्हीं में ये फंगस ज्यादा हो रहा है जी। तो ये जिसको कोविड नहीं हुआ है, ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज है, एकदम लबाइल डायबिटीज है, मतलब शुगर एकदम अनकंट्रोल है, उनमें ये बीमारी सालों से होती आ रही है और उनको रिस्क हमेशा से रहा है और अभी भी है। बस अब ये हो गया कि डायबिटिक पेशेंट्स को कोविड भी हो रहा है क्योंकि उनको रिस्क कोविड का भी है, उनको रिस्क म्यूकर का भी है, उन्हीं को कोविड हो रहा है और उनको स्टेरॉइड यूज किया जा रहा है जी। तो जिनका इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है उनमें स्टेरॉइड यूज किया जा रहा है, इसलिए ये चांसेस उनके बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस होने के। लेकिन इससे डरने की लोगों को जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल है जो मेरे जहन में आ रहा है कि म्यूकरमाइकोसिस से जितने भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, क्या ज्यादातर लोगों को सर्जरी की आवश्यकता है या बिना सर्जरी के अगर इनिशियल लेवल पर ही इसकी जानकारी मिल जाती है, मरीज खुद सचेत है, अपने लक्षणों को लेकर के अस्पताल जाता है, तो क्या इनिशियल स्टेजेस में भी इसको डिटेक्ट किया जा सकता है और बिना सर्जरी के भी मरीज ठीक हो सकता है? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा और इसका मैं जवाब आपके सामने पहले भी दे चुका हूँ कि अगर लोगों को जल्दी पता चलता है इसके सिम्टम्स, तो हमारे आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इसके सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स क्या है। जैसे कि लंबे समय से सर्दी रहना, नाक जाम रहना, साइनसाइटिस का प्रॉब्लम होना, आंखों में दर्द होना, हेडेक होना, एक ही साइड में हेडेक हो रहा है, तो ये सब सिम्टम्स को आपने इग्नोर नहीं करना है। कोविड से ठीक होने के बावजूद भी आपको फीवर आ रहा है घर पे, ये भी एक उसका सिम्टम है कि कोविड से ठीक होने के बाद भी आपको बुखार आ रहा है। अगर लोग जल्दी जाएंगे तो दवाई जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है इससे काफी लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं। जो सर्जरी के तक इतने लोग इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि लोग जल्दी अपने चिकित्सक के पास नहीं जा रहे हैं। ये सब अर्ली सिम्टम्स पता चलेंगे तो मोर देन 70% लोग, 80% लोग मेरे हिसाब से इंजेक्शन से ठीक हो सकते हैं अगर वो जल्दी जाए तो इसमें इतना दहशत होने की लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जल्दी जाओगे डॉक्टर के पास तो आपका इलाज दवाइयों से हो सकता है। बहुत कम लोगों को, 30% लोगों को इसमें जो सर्जरी का जरूरत पड़ रहा है जब वो बहुत फैल जाता है, जब वो साइनस में, आंखों में फैल जा रहा है, कुछ लोगों का ब्रेन में चला जा रहा है, इनका ये भी ऑल्सो अफेक्टिंग द लंग्स ऑफ द पेशेंट। तो कभी कभी लोबेक्टमी भी करना पड़ रहा है इस चीज के लिए, मतलब लंग का एक हिस्सा निकालना पड़ रहा है। तो बट ये बहुत रेयर चीज है, बहुत एडवांस डिजीज में हो रहा है। अगर आप जल्दी पहुंचोगे डॉक्टर के पास तो
के अस्पताल में, तो आपका इलाज दवाइयों से ही हो जाएगा और ये डरने ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। मतलब अगर मरीज अपने लक्षणों को शुरुआत में ही समझ ले और डॉक्टर्स का रुख करे तो शायद स्थिति उतनी खराब नहीं होगी। नरेश चावला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट है डीएमसी से। नरेश जी, यहाँ पर एम्फोटेरिसिन बी की बात की गई, जिसकी मदद से आप ऐसे व्यक्ति को जो इस फंगल इन्फेक्शन से ग्रसित है उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं एक रिपोर्ट देख रही थी जिसमें बताया ये गया कि कन्वेंशनल एम्फोटेरिसिन बी हर मरीज को नहीं दिया जा सकता, उसकी भी लिमिटेशन हैं, इसकी भी वैरायटीज हैं और अलग वेरिएंट के साथ में ही जो फ्रेश केसेस आ रहे हैं उन्हें देखना पड़ रहा है, जबकि बाजार में ये मेडिसिन अभी उस तरीके से उपलब्ध नहीं है। ये कितनी बड़ी चुनौती है, हमें कब तक इस चुनौती से निपटना होगा और जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं ये समझना चाहूंगी। और वो कौन से केसेस है जिनमें कन्वेंशनल एम्फोटेरिसिन भी दिया जा सकता है और कौन से केसेस है जिसमें इसका जो इम्प्रोवाइज्ड वेरिएंट है सिर्फ वही दिया जा सकता है? प्रीति, मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, मैं थोड़ा सा पिछली बात को रिपीट करूंगा कि जो मैंने पहले कहा था कि प्रिवेंशन स्टिल रिमेन्स द मेन ट्रीटमेंट, सेकंड इज अर्ली डायग्नोसिस। जैसे कि डॉक्टर मयूर भी बता रहे थे, जैसे ही आपको कुछ वार्निंग साइंस नजर आए आप डॉक्टर को रिपोर्ट करो। इसका इलाज घर में बैठे नहीं हो सकता, बड़े हॉस्पिटल में ही हो सकता है, जिसमें ईएनटी स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, सारे सर्जन सारे होने चाहिए। और इसका ट्रीटमेंट, जैसे कि अभी आपने कहा, इसका ट्रीटमेंट एक ही इंजेक्शन है जो कि आईवी इंजेक्शन है, इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी के 2 वर्जन होते हैं, एक को हम बोलते हैं कन्वेंशनल वर्जन, लेकिन ये बहुत ही टॉक्सिक दवाई है। टॉक्सिक मीन्स कि इसका किडनी पे बहुत बुरा प्रभाव है, तो पेशेंट को बहुत ही केयरफुली देना पड़ता है। इसका दूसरा वर्जन है जिसको हम बोलते हैं लाइपोसोमल वर्जन, लेकिन ये अच्छा है, ये सबसे अच्छा है, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव इंजेक्शन है। वेरी एक्सपेंसिव इंजेक्शन इज टू बी गिवन फॉर 14 लॉन्ग डेज। तो कहने का मतलब एक महंगा होना और दूसरी अब एक किल्लत और सुनने को मिली है, जैसा कि हमारे देश में हमेशा होता है कि जैसे ही कोई चीज चलती है, दवाई चलती है, उसकी शॉर्टेज हाथों हाथ हो जाती है। शॉर्टेज के 2 कारण होते हैं, एक कारण कि कंजम्पशन ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है, और दूसरा कारण है कहीं ना कहीं थोड़ी कालाबाजारी हो जाती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को अपील करूंगा, इस इंजेक्शन का जो सेल है बाय द सेल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन से डॉक्टर बंद कर दिया जाए। जहां पेशेंट एडमिट हो उसी हॉस्पिटल को सप्लाई किया जाए। इट शुड बी सप्लाई स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल। चौथी बात, मैं तीसरी बात अलग से कहना चाहूंगा कि ट्रीटमेंट में जो पहले बोला प्रिवेंशन, दूसरा बोला अर्ली डायग्नोसिस, तीसरा इज एक्सट्रीमली इंटेंसिव ट्रीटमेंट। पेशेंट ने अगर कुछ घंटे या कुछ दिन, एक अगर दिन डिले कर दिया, तो आपने पूछा था कि ठीक, इसमें बड़ा इलाज ये नहीं कि हम एम्फोटेरिसिन देती हैं, इसमें ये इन्फेक्शन नाक से फैल के आंख तक फैलता है, आंख के डेले निकालने पड़ जाते हैं। कई बार हमें पहले जान बचानी होती है, फिर ब्रेन बचाना होता है, फिर आंख बचानी होती है और फिर बाद में बाकी चीजें। कहने का मतलब अगर पेशेंट लेट पहुंचेगा तो कुछ भी हो सकता है। इस बीमारी ब्लैक फंगस की मृत्यु दर 45% है, यानी कि हर 2 में से 1 के जाने के चांसेस हैं। कहने का मतलब आप समझ सकती हैं कि प्रिवेंशन, वी शुड ऑल डॉक्टर्स और मेंबर्स ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हम सब लोगों को एक ही चीज एजुकेट करते हैं कि भाई पहली बात तो आप स्टेरॉइड डिस्ट्रीब्यूट ना करो। मुझे पता चला है कि ग्रामों में, ग्रामीण इलाकों में और प्लस शहरों में भी कई जगह, और कई बार लोगों ने अपने आप ही व्हाट्सएप प्रिस्क्रिप्शन घूमते रहते हैं। लोगों ने स्टेरॉइड देखा कि बड़ी आसान चीज है, बड़ी सस्ती चीज है, और खूब दबा के स्टेरॉइड खाए हैं। तो ये सब लार्जली अगर देखा जाए तो जो इजाद है, जो ये अनरिस्ट्रिक्टेड एंड अनस्टॉप्ड यूज ऑफ स्टेरॉइड से हुआ है। लेकिन आज भी मैं एक ही बात आपके लोगों को, आपके जन जनार्दन को बताऊंगा, यू कैन प्रीटी वेल एस्केप इट, इससे आप बच सकते हो कुछ साधारण सावधानियों से। कोरोना से बचना मुश्किल अलग था, लेकिन ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस से अगर हम कुछ सावधानियां बरतें, अपना शुगर कंट्रोल रखें, अपना डाइट का ख्याल रखें, अपना इम्यूनिटी के ख्याल के लिए अपनी वॉकिंग करता रहें, कुछ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, तो मैं कहता हूं कोई भी दूसरा अंडरलाइन कॉज हो, आप इससे काफी हद तक बच सकते हैं। बिल्कुल सर, हमारे साथ मयूर जैन जी भी हैं। मयूर जी, यहाँ पर हालांकि हम अपने स्क्रीन पर भी तमाम लक्षणों को बता रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के बारे में तो अभी काफ़ी चर्चा हो भी चुकी है और काफ़ी सिम्टम्स जो हैं वो लोगों के साथ साझा भी किए गए हैं। लेकिन 2 और वेरिएंट जो इन दिनों अचानक से रिपोर्ट होने लगे हैं, वाइट फंगस, और अब तो अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो यहाँ पर येलो फंगस का वेरिएंट भी, जो नॉर्मली रेप्टाइल्स में देखा जाता है, वो भी रिपोर्ट किया गया है।
इसे कैसे समझा जा सकता है? एक आम मरीज खुद को कैसे समझे कि वो इस फंगस से ग्रसित हो सकता है? कुछ सिम्टम्स मैं समझना चाहूंगी, और ये वाइट फंगस कितना घातक है, येलो फंगस अगर किसी को है तो वो कितना घातक है और कितना नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा लोगों को क्या क्या चीजों को देख करके खुद को अलर्ट रखना होगा। ये जो व्हाइट फंगस है, कुछ ऐसे कैंडिडियासिस या वन ऑफ द वेरिएंट ऑफ कैंडिडा, ये यूजुअली जो अपने म्यूकस मेम्ब्रेन्स होता है, जैसे कि आपके ओरल कैविटी, आपके नेल्स एंड प्राइवेट पार्ट, यहाँ पे इन्फेक्शन ज्यादा करता है एंड यूजुअली घातक नहीं होता है व्हाइट फंगस। जो येलो फंगस है, ये बहुत ही रेयरली इंसानों में देखा गया। इनफैक्ट आई थिंक देयर आर ओनली फ्यू केस रिपोर्ट जिसमें ये इंसानों में देखा गया है। इसके मेन लक्षण है एपेटाइट लॉस होना, मतलब खाने की इच्छा नहीं होती है जी, वजन कम हो जाता है, बुखार आना और डिस्चार्ज आना कैविटीज से। तो ये है जो व्हाइट फंगस के येलो फंगस के लक्षण है। लेकिन येलो फंगस इसलिए घातक है क्योंकि अभी तक इसके इंसानों में इतने केसेस देखे नहीं गए हैं, और हमको अभी भी सिर्फ एक ही इलाज पता है, विच इज एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन, लाइपोसोमल वैक्सीन। बट वो कितना ज्यादा असर करेगा इंसानों में, वो अभी हमको पता नहीं है। इसलिए ज्यादा घातक है क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा स्टडीज अभी तक हुए नहीं है, क्योंकि इंसानों में देखी कम जाती है। पहले कुछ केसेस देखे गए, कुछ रिपोर्ट हुए हैं, इसलिए इससे डरना ज्यादा जरूरी है। तो ये सब आपको अगर होता है, आप कोरोना से ठीक हो गए हो, आप घर पे हो, लेकिन फिर भी बुखार चल रहा है, खाने की इच्छा नहीं हो रही, वेट लॉस कंटिन्यूस हो रहा है एंड सिग्निफिकेंट वेट लॉस, मतलब 15 दिन में 3 किलो 4 किलो वजन कम हो जाना, बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होना, इतना सिग्निफिकेंट अगर वेट लॉस हो रहा है, आपको पेट में दर्द हो रहा है, आपको खाने की इच्छा नहीं होती, ये सब जो अर्ली सिम्टम्स है, ये येलो फंगस के सिम्टम्स है। जाके अपने डॉक्टर को आपको इमीडिएटली दिखाना है जी। व्हाइट फंगस हालांकि इतना ज्यादा घातक नहीं है, क्योंकि ये बहुत सालों से HIV पेशेंट में भी देखा जा रहा है ये। लेकिन अगर आपके इसोफेगस को अफेक्ट करता है, मतलब आपकी अन्न नली का जो होती है उसको अगर अफेक्ट करता है, तो खाने में दिक्कत हो सकती है और रेयरली ये घातक भी हो सकती है। नरेश जी, आपका एक बार फिर से मैं रुक कर रही हूँ। हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई बीमारी आती है तो उससे जुड़ी हुई कुछ चर्चाएं भी जो हैं अक्सर सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, और उससे संबंधित जो अपने आप ही ज्ञानी बन जाते हैं वो मैसेजेस भी लोगों के पास वायरल होने लगते हैं। इन दिनों जैसे ही ब्लैक फंगस के खतरे की बात सुनाई दी, कुछ चीज़ें भी जो हैं वो चर्चा में आने लगी। मसलन ब्रेड खाने से आपको ब्लैक फंगस हो सकता है, आपके फ्रिज में ब्लैक फंगस हो सकता है, आपके घर में AC में ब्लैक फंगस हो सकता है, और इससे संबंधित तमाम जो है दिशा निर्देश भी लोगों को मिलने लगे। लेकिन ऐसे लोग जो ऑलरेडी संक्रमित हो सकते हैं या फिर उनको सबसे ज्यादा खतरा है, जब वो उससे संबंधित चीजों की खुद ही सफाई करना शुरू कर देते हैं, तो क्या उस वक्त भी वो इसके चपेट में आ सकते हैं? और अगर सफाई करनी भी है तो क्या एहतियात ऐसे लोगों को बरतने चाहिए? क्योंकि ब्लैक फंगस तो कहा जाता है कि हमारे एनवायरनमेंट में आसपास कहीं भी हो सकता है। इस मिथ से कोई व्यक्ति कैसे बचे? और साथ ही साथ क्योंकि ये हाइजीन से संबंधित एहतियात भी हैं जो बेहद जरूरी है इस बीमारी से लड़ने के लिए, कोई व्यक्ति इससे संबंधित चीजों को जितने भी उपाय कर रहा है वो करते हुए खुद को बचा कैसे सकता है, ये समझना चाहूंगी। प्रीति, इसमें कोई शक नहीं है, जब तकलीफ होती है तो हमारा देश तो कहानियों का देश है और फोकलोर्स का देश है, तो कहानियां सामने आती हैं। जैसे कि पूछा गया, ब्रेड का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा था, बासे खाने का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमें बासा खाना नहीं खाना चाहिए, बट दैट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू। इसका फंगस से कोई ताल्लुक, फंगस से ताल्लुक एसेंशियली हाइजीन का है। पहली हाइजीन, जब पेशेंट एडमिट होता है किसी ICU में, तो एक साथ में आपने देखा होगा एक पानी की बोतल होती है जिससे ऑक्सीजन निकल के आती है। उसमें हमेशा सबसे कॉमन पॉइंट वही हो सकता है, उसमें पानी हमेशा डिस्टिल्ड वाटर ही होना चाहिए, टैप वाटर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस टैप वाटर में भी स्पोर्स यानी कि फंगस के स्पोर्स हो सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जनरल हाइजीन में आपका कमरा, चाहे आप घर में है, होम आइसोलेशन में है, चाहे आप ICU वार्ड में है, हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। कोई किसी किस्म का डस्ट नहीं होना चाहिए, फालतू लोग नहीं आने चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपना इंफेक्शन कैरी कर सकता है। एक घर में फूल पत्ते पड़े हैं, उनमें भी स्पोर्स हैं, तो हम ये नहीं कि हम फूल पत्ते खत्म करते हैं, हम उनको साफ रखें। तो जनरल हाइजीन इज ए मस्ट। लेकिन फालतू पे वहम करना, मेरे पास आजकल ज्यादातर पेशेंट उठते ही हैं जिनको कुछ नहीं है, वो यही बात से डरते रहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं हो जाएगा, तो ये गलत है।
एक दहशत फैल रही है। हमारा उद्देश्य आपके दर्शकों को ये बताने का है कि ऐसी दहशत ना रहे। 5 चीजें हम फॉलो करनी है। नंबर 1, इफ यू आर डायबिटिक, कंट्रोल योर शुगर। यानी खाली पीली बंकस नहीं करना है। इफ यू कंट्रोल योर शुगर, आपकी आधी तकलीफ खत्म। नंबर 2, यूज ए मास्क। आपके यहाँ आप खुद भी मास्क का, डबल मास्क का इस्तेमाल कीजिएगा, तो जो अटेंडेंट रहेगा, जो आसपास रहेगा, उसको मास्क करें। नंबर 3, जनरल हाइजीन। व्हाट इज जनरल हाइजीन? की चीजें साफ होनी चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। नमी में अगर एटमॉस्फेयर आसपास नमी वाला है तो फंगस ज्यादा होने की चांस है। आजकल बारिशें शुरू हो चुकी हैं तो मानसून आने वाली है, तो इसका डर भी है। तीसरा, अगर ये ग्रामीण इलाका है तो आसपास कोई तूड़ा या भूसा है, इनमें फंगस बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा कोई इलाके में धूल मिट्टी है, उसको आप ऐसी जगह मरीज को रखिएगा जो सेफ रहे। तो मेरे विचार में ये सिंपल सावधानियां बरती जाएं, वो फालतू का डर ना जाए, एक पैनिक ही ना किया जाए। लोग इस समय बड़े दुखी हो चुके हैं। हिंदुस्तान की जनता, बल्कि अभी आप सोच के देखिए, केसेस कम होने शुरू दर्जन से हुए हैं, और जैसे कम होने शुरू हुए हैं तब से ये ब्लैक, व्हाइट, येलो, अब आगे क्या होना है किसी को नहीं मालूम। बिल्कुल, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम लोगों की भी है कि अपने साफ सफाई का ख्याल रखें, दहशत से बचें, लेकिन एहतियात भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब ने जितने तमाम एहतियात बताए, अगर आप इनका संयम तरीके से पालन करते हैं तो आप इस बीमारी से न सिर्फ खुद को बचा सकते हैं बल्कि अपनों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर मयूर जैन और डॉक्टर नरेश चावला जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा। प्रणाम।